एक अमेरिकन क्रिमिनल, भारत के प्रधानमंत्री और सिर्फ एक ईमेल। लगता है ना कि ये तीन चीजें आपस में कैसे जुड़ सकती हैं? पर इन्हीं तीन चीजों ने मिलकर भारत में एक ऐसा पॉलिटिकल स्टॉर्म खड़ा कर दिया है जिस पर सबकी नजर है। और जैसे ही ये फाइलें पब्लिक हुई, ऑपोजिशन ने फौरन सरकार से जवाब मांग लिया। उनका कहना था, भाई प्रधानमंत्री का नाम ऐसे बदनाम क्रिमिनल के साथ जुड़ना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और बस इसी एक बयान ने पूरे देश में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी। लेकिन सवाल तो ये है कि इस एक ईमेल के पीछे की असल कहानी है क्या? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव है या फिर इसमें कोई गहरी सच्चाई भी छिपी है? चलिए, आज हम मिलकर इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो इस पूरे कंट्रोवर्सी की जड़ में ना कोई बहुत बड़ी साजिश नहीं, बल्कि सिर्फ एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ एक ईमेल। और इसी एक ईमेल ने भारत की पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया है। हुआ ये कि हाल ही में जेफरी एप्स्टीन से जुड़े 30 लाख, जी हाँ 3 मिलियन से भी ज्यादा सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का एक बहुत बड़ा जखीरा पब्लिक किया गया। और इसी डेटा के समंदर में से एक छोटा सा ईमेल ऐसा निकला जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र था। तो इस ईमेल की डिटेल में जाएं, उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये जेफरी एप्स्टीन था कौन, क्यों इसका नाम दुनिया के सबसे बदनाम क्रिमिनल्स में गिना जाता है। जेफरी एप्स्टीन ये एक ऐसा अमेरिकी फाइनेंसर था जिसकी दौलत का कोई और छोर नहीं था। मतलब किसी को ठीक से पता ही नहीं था कि उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से। लेकिन इसके बावजूद उसकी पहुंच दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों तक थी, बिलियनर्स, पॉलिटिशियंस और यहाँ तक कि रॉयल फैमिलीज तक। लेकिन इस आलीशान जिंदगी के पीछे ना एक बहुत ही घिनौनी हकीकत छिपी थी। उसने कैरेबियन में 70 एकड़ का एक प्राइवेट आइलैंड खरीद रखा था। और जानते हैं वहां के लोकल लोग उसे किस नाम से बुलाते थे? पीडोफाइल आइलैंड। इन्वेस्टिगेशन में ये भयानक सच सामने आया कि यहाँ 12 से 17 साल की नाबालिग लड़कियों को पैसे और नौकरी का झूठा लालच देकर लाया जाता था और फिर उनका यौन शोषण होता था। ये पूरा मामला शुरू हुआ था 2005 में, जब फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की ने हिम्मत दिखाकर शिकायत की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने सबूतों के बाद भी 2008 में उसे एक सीक्रेट डील के तहत सिर्फ 13 महीने की सजा हुई। बस सालों बाद 2018 में मियामी हेराल्ड की एक जबरदस्त रिपोर्टिंग ने इस पूरी डील का पर्दाफाश कर दिया। पब्लिक के भारी दबाव के बाद जुलाई 2019 में उसे फिर से गिरफ्तार किया गया। लेकिन कहानी का अंत यही नहीं हुआ। ठीक 1 महीने बाद अगस्त 2019 में वो अपनी जेल की कोठरी में रहस्यमय तरीके से मरा हुआ पाया गया। अच्छा, अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर कर लेते हैं। ये एप्स्टीन फाइल्स आखिर हैं क्या? कई लोगों को लगता है कि ये कोई क्लाइंट लिस्ट है, तो मैं बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये कोई एक लिस्ट नहीं है, ये असल में हजारों ईमेल, लीगल पेपर्स और इन्वेस्टिगेशन नोट्स का एक बिखरा हुआ, कह सकते हैं कि एक उलझा हुआ कलेक्शन है। कई डॉक्यूमेंट्स तो अधूरे हैं और उनमें नाम सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि वो किसी अपराध में शामिल थे। चलिए अब सीधा आते हैं उस ईमेल पर जिसने भारत में ये पूरा पॉलिटिकल बवंडर खड़ा कर दिया। तो ये ईमेल है जुलाई 2017 का, जिसे एप्स्टीन ने किसी को भेजा था और इसमें लिखा है, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने सलाह ली और इजरायल में अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए नाचे और गाए। यह तरकीब काम कर गई। हाँ, बस इन्हीं चंद शब्दों पर यह पूरा का पूरा विवाद खड़ा हो गया। लेकिन इस अजीब से टेक्स्ट का मतलब क्या निकाला जाए? इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो क्लियर ही नहीं है, जो समझ से बाहर है। चलिए इस ईमेल को जरा तोड़कर समझते हैं। ये टेक्स्ट कई बड़े सवाल खड़े करता है। पहला, सलाह दी किसने? दूसरा, ये सलाह थी किस बारे में? तीसरा, ये जो लिखा है नाचे और गाए, इसका असल मतलब क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या था जो काम कर गया? इन सारे सवालों का कोई जवाब इस ईमेल में है ही नहीं। ये पूरी तरह से बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के है। तो अब वक्त है इस ईमेल में किए गए दावों को असली वेरीफाइड फैक्ट्स की कसौटी पर कसने का। और यकीन मानिए यहीं पर सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो चलिए टाइमलाइन देखते हैं कि उस वक्त असल में हुआ क्या था। जून 2017 प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए और प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले। ठीक इसके बाद जुलाई 2017 उन्होंने इजराइल का एक हिस्टोरिक दौरा किया। और अब आता है सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फैक्ट,
प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी की उस जुलाई 2017 की इजराइल विजिट के दौरान वहां थे ही नहीं, वो इजराइल में मौजूद ही नहीं थे। ये एक ऐसा फैक्ट है जो ईमेल के पूरे दावे की हवा निकाल देता है। और सुनिए, एक और चीज़ है जो इस पहेली को सुलझाने में मदद करती है। जो जर्नलिस्ट एप्स्टीन को कवर करते थे, वो बताते हैं कि उसकी एक पुरानी आदत थी। वो अपना दबदबा, अपना इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए बड़े और पावरफुल लोगों के नाम ऐसे ही कैजुअली इस्तेमाल कर लेता था, जैसे वो उनका कोई बहुत करीबी हो। उसे खुद को एक ग्लोबल पावर ब्रोकर की तरह दिखाना बहुत पसंद था। अच्छा, इस विवाद के बाद ऑफिशियल रिएक्शंस भी आई। भारत के विदेश मंत्रालय ने तो इस ईमेल को सीधे-सीधे खारिज कर दिया और इसे एक सजायाफ्ता मुजरिम की बकवास बताया। वहीं बीजेपी के स्पोक्सपर्सन ने भी साफ किया कि ईमेल के टेक्स्ट को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी का नाम किसी भी क्लाइंट लिस्ट, फ्लाइट लॉग या फाइनेंशियल रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं है। तो चलिए पूरी कहानी को एक बार समेटते हैं। एक तरफ है दावा, जो सिर्फ एक अकेले अस्पष्ट से ईमेल पर टिका है, और दूसरी तरफ है सबूत। सबूत क्या कहते हैं कि किसी भी डायरेक्ट रिलेशनशिप का कोई प्रूफ नहीं है। प्रधानमंत्री का नाम किसी भी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट जैसे फ्लाइट लॉग्स या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में नहीं है। और सबसे बड़ी बात, टाइमलाइन खुद ये साबित करती है कि ईमेल में जो घटना बताई गई है वो तो हो ही नहीं सकती थी। तो ये पूरा मामला ना हमें आज के दौर में इस मीडिया और पॉलिटिकल माहौल में किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे जांचना, परखना चाहिए, इस पर एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाता है। तो इससे हमें क्या टेकअवेज मिलते हैं? पहली बात, किसी भी सेंसिटिव जानकारी को हमेशा उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ देखना चाहिए। दूसरी, सिर्फ कहीं नाम आ जाने का मतलब ये नहीं होता कि कोई रिश्ता या कनेक्शन है। तीसरा, हर दावे को वेरीफाइड फैक्ट्स और टाइमलाइन से ज़रूर क्रॉस चेक करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी, बिना सबूत के किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करना, किसी पर कीचड़ उछालना, ये हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर करता है। और आखिर में, ये पूरा एपिसोड हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब पॉलिटिक्स और आरोप एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, तो सच को ढूंढ निकालने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? मीडिया की, पॉलिटिशियंस की, या फिर हम सबकी एक नागरिक के तौर पर? इस पर सोचिएगा ज़रूर।